नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीहूड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे पॉलिटी। अगर पॉलिटी की बात करें तो ये पॉलिटी की तीसरी क्लास होगी। इससे पहले 2 क्लास अपलोड कर दी गई है, वो उसकी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे थ्योरी प्लस MCQs होंगे, कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी बताएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे। जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर्स भी। तो आज की क्लास को धैर्यपूर्वक देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इस टॉपिक से सभी एग्जाम्स में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को देखने के बाद इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले देखते हैं हम लोग आर्टिकल 21 दे रखा है। इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर हम बात करें 21 की तो इसी में एक आर्टिकल आता है 21A। कहीं भी 21 के बाद या फिर किसी भी आर्टिकल के बाद ए आ गया, का आ गया, तो समझ जाओ उसको मूल संविधान में नहीं था, उसका संशोधन करके उसको जोड़ा गया है। तो इसको जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा, जो हुआ था 2002 में। 2002 में हुआ था। इसमें क्या है? इसमें शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। फिर हम देखेंगे कि अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन के प्रावधान द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया संसद ने शिक्षा अधिकार कानून, शिक्षा अधिकार कानून जिसको बोलते हैं RTE 2009 लाकर इसे कानूनी आधार प्रदान किया है और 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हो गया। 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हुआ और कानून शिक्षा का कानून कब लाया गया? 2009 में। और संशोधन कब हुआ? 2002 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आर्टिकल 21A के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या दे रखा है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम की आयु के बालकों को कारखानों, खनन इत्यादि पर संकटमय क्षेत्रों में नियोजन का निषेध करती है। इसको याद करने के लिए 24 में 24 वाला 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को निषिद्ध करता है कारखानों में। और 23 में क्या है? 23 में मानव। तो ये याद रखिएगा, मानव और 14 वर्ष यहाँ से पकड़ लीजिएगा। 14 वर्ष है तो 24 में है आर्टिकल, और मानव है तो आर्टिकल 23 में है। फिर नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 25। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार करने, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार समाहित है। तो इसमें प्रचार प्रसार के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए अनुच्छेद 25 में बताया गया है, और इसी में सिखों को कृपाण धारण करने की शक्ति भी बताई गई है। तो ये पूछ लेता है सीधा कि सिखों को कृपाण धारण करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 25 में है। नेक्स्ट हमारा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? आर्टिकल 26 से, अनुच्छेद 26 से। फिर नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 27, धार्मिक व्यय पर कर से उन्मुक्ति। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग का है अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतंत्रता है। इसमें क्या है? कुछ और मूल बातें हैं, जैसे है राजनीति से पोषित शिक्षा संस्थानों में, यहाँ पे 2.5 नहीं होगा, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। कोई धार्मिक शिक्षा यहाँ पे होगा, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती।
फिर दूसरी बात कह रहा है कि किसी धर्म से संबंधित न्यास द्वारा स्थापित संस्थान में उस धर्म से संबंधित शिक्षा दी जा सकती है, भले ही संस्था का प्रशासन राज्य द्वारा किया जाता हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राज्य उसका खुद वित्त पोषित है, कोई भी संस्था है जो राज्य द्वारा वित्त पोषित है। और यहाँ पे क्या है, धर्म से संबंधित न्यास है या धर्म से संबंधित कोई संस्थान है, उसमें क्या है, राज्य उसका प्रशासन है। तो उस ऐसी स्थिति में उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन जिसमें राज्य वित्त पोषित है, संस्था को राज्य वित्त पोषित है, लेकिन उसका हेड कोई भी हो, तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 29। इसमें बताया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों का संरक्षण। इसी में अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा का भी संरक्षण बताया गया। भाषा का संरक्षण भी इसी में निहित है, आर्टिकल 29 में ही। और नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 30, जिसमें बताया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रबंध का अधिकार है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले बताना चाहूँगा कि एक और क्लास अपलोड कर दिया गया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे 12 से 20 तक के आर्टिकल और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको देख लीजिएगा। हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन जो है कुछ महत्वपूर्ण है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोगों को तो उसको कमेंट करिएगा। फिर देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? तो ये होगा हमारा अनुच्छेद 24। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। इसमें बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी में है हमारा विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है ये अनुच्छेद। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 25। अगर 224 की बात करें तो इसमें निर्वाचन आयोग है। और अगर 143 की बात करें तो इसमें हमारा है राष्ट्रपति का सलाह, सुप्रीम कोर्ट से लेता है, तो सलाहकार संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति की इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अब भी बताया था किसमें है, अनुच्छेद 29 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव के दुर्व्यापार तथा विलास श्रम का प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, मानव है, तो मानव के संबंधित है, तो क्या हो जाएगा आर्टिकल 23, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 14 वर्ष होता तो उसमें क्या हो जाता, आर्टिकल 24 हो जाता। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन, धार्मिक कार्यों का प्रबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए धार्मिक कार्यों का प्रबंध, याद रखिएगा प्रबंध किस में होता है, 26 में। तो इस प्रकार हमारा सही हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यह है अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ये पढ़ाया था अनुच्छेद 29 में, कि इसमें अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण भी बताया गया है। और 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन है। 16 में लोक नियोजन से समानता है लोक नियोजन में। और 14 है विधि के विधि के समक्ष समता।
नेक्स्ट हमारा शिक्षा का अधिकार संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अभी बताया था अनुच्छेद 21A। इसका संशोधन कब हुआ था? 2002 में। अधिकार के लिए अधिनियम कब बनाया गया? 2009 में शिक्षा का अधिकार आया और लागू कब होगा? 2010 में। नेक्स्ट है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? भेदभाव के विरुद्ध, तो ये हो जाएगा आर्टिकल अनुच्छेद 15। ये है भेदभाव। इसमें कन्फ्यूजन होगा अनुच्छेद 17 में, लेकिन अनुच्छेद 17 में बताया गया अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता जिसको बोलते हैं छुआछूत, ठीक, भेदभाव नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन कि संवैधानिक उपचार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचार, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुच्छेद 32 इसमें क्या है? संवैधानिक उपचार है। इसमें संविधान की आत्मा इसको बोलते हैं, और इसको वो पूछ लिया जाता है कि इसको किसने संविधान का आत्मा कहा था? तो संविधान की आत्मा कहा था इसको भीमराव अम्बेडकर जी ने, BR अम्बेडकर। अगर हम बात करें सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई उल्लंघन करता है मूल अधिकार का, तो हम लोग आर्टिकल 32 के तहत ही सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपनी याचना को लेकर। फिर कैसे उसका संरक्षण प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट? तो ये रिट जारी करके अपना संरक्षण प्रदान करता है, और ये 5 प्रकार का रिट जारी करता है। नंबर इज फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर इज सेकंड परमादेश, थर्ड प्रतिषेध, फोर्थ है उत्प्रेषण, और फिफ्थ है हमारा अधिकार परीक्षा। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अगर हम बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है सशरीर, अर्थात शरीर के सहित न्यायालय में प्रस्तुत होना। किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो वह न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाए। फिर नंबर दूसरा होता है परमादेश। परमादेश मतलब होता है कि हम आज्ञा देते हैं, कि इस कार्य को रोका जाए, ठीक। फिर सेकंड है, थर्ड है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है यह एक न्यायिक रिट है। इसका अर्थ होता है कि कोई निचली न्यायालय है जिसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई फैसला सुना देता है तो उस पर रोक लगा देता है उच्चतम न्यायालय। फिर आता है हमारा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में बताया गया है कि जब कोई निचली न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय किसी भी मामले को निपटाने में विलम्ब करता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके रिकॉर्ड मांग लिया जाता है कि क्यों विलम्ब किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसका अर्थ होता है कि आपका क्या प्राधिकार क्या है या आपका अधिकार क्या है। जैसे आप जाओ या हम जाएं किसी भी चौराहे पर लगा के खड़े हो जाएं कि भाई अपनी गाड़ी चेक कराओ, तो जिस व्यक्ति का हम गाड़ी चेक करेंगे तो वो पूछ सकता है कि आपका क्या अधिकार है, हमको दिखाइए। तो इससे पूछता है न्यायालय को, किसी भी व्यक्ति को या रिट जारी करके पूछता है कि आपका क्या अधिकार है, ठीक है। ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है उच्चतम न्यायालय, और ये सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी दोनों रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा आर्टिकल 33 अर्थात अनुच्छेद 33 के बारे में। इसमें क्या है, संसद निम्न मामलों में मौलिक अधिकारों को निर्बंधित कर सकती है अर्थात न्यून कर सकती है। जैसे संसद विधि बनाकर यह तय कर सकती है कि किस सीमा तक मूल अधिकार प्राप्त होंगे। जैसे हम कोई भी व्यक्ति है किसी भी कैंप, जो आर्मी कैंप है वहाँ घुस जाए और कहे कि नहीं हम यहाँ बसेंगे या हम यहाँ रहेंगे, तो ऐसा संभव है?
ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए संसद विधि बना सकती है और बनाई भी है। अभी अभी आप घुस जाओ कैंप में और बोलो कि ये तो हमारा अधिकार है, मूल अधिकार है, हम कहीं भी जाके बच सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए संसद विधि बनाकर तय कर सकती है कि आपको किस हद तक मूल अधिकार प्राप्त होंगे। फिर बताता है लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले रक्षा बलों के लिए भी यह नियम बना सकता है कि किस व्यक्ति को कैसा दंड दिया जाए। फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 34, संसद विधि बनाकर सैन्य विधि के अधीन किए गए कार्यों को भी वैध ठहरा सकती है। कोई भी कार्य सैन्य अधिकारी करे और आप बोलो कि नहीं ये हमारा सैन्य क्या है, हमारा ये मूल अधिकार है, तो उसके खिलाफ संसद क्या है, कानून बना सककर उसको वैध ठहरा सकती है। फिर नेक्स्ट बस यहीं तक था। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।